हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो है जो गाड़ी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये है बलेनो ज़ीटा मॉडल 2017, राइट। ज़ीटा मॉडल जो है वो अल्फ़ा से नीचे आता है। अल्फ़ा मॉडल जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है, उसके नीचे आपका आता है ज़ीटा। तो ये एक आप छोटा सा एक इसका ओवरव्यू देख लीजिए गाड़ी का। इस गाड़ी को जो है वो इस अगस्त में 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये मेरी दूसरी गाड़ी है जिसका मैं आप लोगों के सामने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑनरशिप रिव्यू आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। ये गाड़ी को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं इस अगस्त के अंदर, और अराउंड ये गाड़ी जो है 38,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। इस गाड़ी में मैं आप लोगों के सामने सिर्फ अपना जो एक रियल एक्सपीरियंस है, जो ये गाड़ी मैंने 4 साल मेरे पास है अभी रखी हुई है, इसका मैं आप लोगों के सामने एक रियल ऑनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाहर से ये गाड़ी जो है वो कैसी दिखती है, और इस गाड़ी में 4 साल चलने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। देखो, 4 साल एक गाड़ी को परखने के लिए बहुत होते हैं। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरे पास मेरी एक गाड़ी दूसरी है, आल्टो CNG, जो मैंने अभी वो मार्च में ली थी। और वो जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने इसी से स्टार्ट किया था, राइट। तो ये जो मेरी गाड़ी है ये अभी तक मेरी प्राइमरी गाड़ी थी, लेकिन जब से मैंने आल्टो ली है, आल्टो लेने के बाद ये मेरी अब काइंड ऑफ सेकेंडरी कार हो चुकी है। देखो, ड्यू टू ओनली वन रीज़न, पेट्रोल के प्राइसेस आप लोगों को पता है कहाँ जा रहे हैं। और मैं ये बताना भूल गया, ये जो गाड़ी है ये पेट्रोल वर्जन है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा इसमें कि ये गाड़ी चलाने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या इसमें कमियां लगी हैं, क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट हैं, और इन 4 सालों में मैंने इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेंज करवाई हैं या चेंज बाई चांस वो हुई हैं, मतलब क्या सर्विस रिक्वायर्ड हुई है। वैसे जो इसकी जो नॉर्मल सर्विस है उसके अलावा इसमें मैंने एक सिंगल रुपये भी खर्च नहीं किया है, अनटिल अनलेस जो ये वारंटी पीरियड में जो चीज़ें कुछ ख़राब हुई थी तो वो उन्होंने वो चेंज हुई है। और क्या क्या है इसमें 2-3 प्रॉब्लम तो ऐसी आई थी जो मतलब मैंने कभी किसी को सुनी भी नहीं थी, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, ठीक है। अभी आप देखो, ये जो कार है ना, ये बलेनो का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर है, ठीक है। ये रेड ब्लू कलर है। इस गाड़ी का एक सबसे ख़ास बात क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। आप इस गाड़ी को जब आप साफ़ करके धुलाई करके रखेंगे ना, इतना ज़्यादा शाइन मारेगा, इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है ना, जिसकी कोई मतलब पूछो मत। ये दूर से ही बहुत क्लासी दिखती है। बट इस पेंट का जो है ना, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि या तो अगर आपके पास कोई शेड नहीं है, प्रॉपर घर के अंदर आप इसको पार्क नहीं करते, तो बाहर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट इस पर अट्रैक्ट करेगी ना कि उसकी कोई हद नहीं है। आपको डेली इस गाड़ी पे कपड़ा मारना पड़ेगा। डेली कपड़ा मारने पे तो उसका अलग ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है, गाड़ी का पेंट क्वालिटी ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। ये गाड़ी पहली बात मैंने अभी वॉश नहीं करी है, ना कोई धुली है। मैं आपको बिल्कुल रियल जो सिचुएशन है उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ी अभी दिख कैसी रही है, ठीक है। ये मैंने गाड़ी बिल्कुल भी धो के साफ़ करके वॉश करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख लीजिए 4 साल में अभी गाड़ी दिख कैसी रही है। ये इसको धोए हुए कम से कम मेरे को महीना हो गया, बारिश होती है उसी में धुल जाती है। तो जब ये मैंने गाड़ी 4 साल चलाई है ना, 4 साल चलाने के बाद इसमें क्या क्या इसमें जो बॉडी पे ना, एक तो इस गाड़ी की जो बॉडी वो एक अलग मैटर है कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, वो सब लोग जानते हैं कैसी है, ठीक है। लेकिन इन 4 सालों में ना कुछ स्क्रैचेस तो उसमें ऐसा है जो मतलब मेरे को पता ही नहीं है लिटरली वो पड़े कैसे हैं इसके ऊपर। कोई भी हल्का सा भी इम्पैक्ट होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा एक इसकी जो मतलब जो ये बाहर की जो ये शीट मेटल है बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्की क्वालिटी का है। कुछ जो दाग धब्बे हैं या स्क्रैचेस है वो मेरी गलती से पड़े हैं। देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो गाड़ी में स्क्रैच मेरी वजह से जो आए हैं वो क्यों आए हैं। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये पूरा देखो, ये पूरे स्क्रैचेस आ रखे हैं इसके ऊपर। ये क्या है कि मैं एक छोटी सी गली, बहुत कंजेस्टेड गली थी, उसमें मैं जब गाड़ी को टर्न कर रहा था तो जो मेरे राइट साइड में इतना ट्रैफिक बाइक वाले घुस गए थे, तो मेरे को जो अपनी गाड़ी थी वो लेफ़्ट में दबानी पड़ी। और लेफ़्ट में दबाने की वजह से ये जो पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया घिसड़ गया है। मैंने अभी कोशिश भी नहीं करी कि इसको मैं निकलवाऊँ, वैसे एक रबिंग वगैरह से ये जाना चाहिए, मैं इसको कुछ ट्राई करूँगा, बट मैंने अभी कोई नहीं किया है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये अभी रियल में कैसी दिखती है, ठीक है। और एक बार क्या हुआ स्टार्टिंग में, आप ये देखो, इसका जो ये एलॉय है, ये एलॉय में इसका देखो, ये टायर जो है वो बहुत लो प्रोफाइल है, 16 इंचज़ का टायर है। ये यहाँ पे हल्का सा ये साइड में लग गया था, तो ये इसकी एलॉय इसकी अभी स्थिति है, ये यहाँ पे लगा, इसका थोड़ा पेंट वगैरह हल्का सा निकल चुका है। और अभी इसमें जो रिसेंटली जो दाग धब्बे आए हैं ना, वो आप देखो, ये इसका जो पेंट है ये इसका निकल गया है, ये हल्का सा निशान आया है। और ये ना अगर आप देख पा रहे होंगे
ये हल्का सा आपको यहाँ पे दबा हुआ फील नज़र आ रहा होगा। ये देखो ये जो एरिया ना, ये आपको हल्का, ये देखो ये आपको ये दिख रहा है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये किसी ने जानबूझ के किया है या इसके ऊपर कुछ चीज़ चढ़ी है, जैसे कुत्ते वगैरह चढ़ जाते हैं वो है, क्या है। ये भी रिसेंटली इस पर दाग धब्बे आए हैं, ठीक है। और आप ये देखो, ये अगर आपको विजिबल हो रहा होगा, ये देखो ये जो दाग है ना, ये पूरा का पूरा स्क्रैच इस पर पड़ा हुआ है। ये जो है, जो अब इसकी जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हल्के फुल्के ऐसी लाइनों वाले, ये जैसे ये हो गया, ये धब्बा हो गया, ये निशान हो गया। देखो आप यहाँ से अगर देखो तो ये आपको विजिबल आ रहा होगा। ये लंबे ये भी साइड में हल्का सा स्क्रैच आया है। ये बाकी एलॉयस में हल्का सा, ये फ्रंट में ही दिक्कत है, पीछे तो इतना कोई दिक्कत नहीं आया। ये हल्का सा ये निशान है। और इसका जो ये मिरर है, ये भी हल्का सा ये टूट चुका है। ये गलती क्या हुआ, सामने से जब मैं गाड़ी चला रहा था तो सामने से मोटरसाइकिल पे एक बंदा साइकिल रख के ला रहा था, तो साइकिल का जो स्टैंड है, जो स्टैंड खड़ा करने का होता है, वो इस पर लगा और ये क्रैक कर गया है। अभी मैंने ये पता किया है शोरूम पे, तो ये इसका जो एक शीशे की जो वैल्यू बता रहे हैं वो 5 या 6 हज़ार रुपये बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी तो शीशा ठीक है, जब तक चल रहा है ठीक है, बाद में देखेंगे इसका क्या है। ये पता नहीं कोई इस पर टिक के खड़ा हुआ या क्या हुआ, ये हल्का सा अंदर के बिल्कुल माइनर सा ये डेंट सा लगता है, ये हल्का सा अंदर की तरफ ये दब चुका है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें मेरे को एक चीज़ ये फील हुई है कि मेरी जो गाड़ी है ना वो मैक्सिमम 99% बाहर ही खड़ी हुई, कभी वंस इन अ वाइल घर में पार्क हुई है। मुझे इसका जो पेंट है ना, मुझको ये फील होता है कि ये सिर्फ मेरी वाली गाड़ी में ये लगता है कि इसका हल्का सा जो पेंट क्वालिटी है ना वो थोड़ी डल सा मेरे को लगता है। मैंने अभी तक इसमें कोई भी कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग या जो वो हाथ के होता है ना वैक्स वगैरह, वो मैंने वैक्सिंग वगैरह तो एक ही बार करवाई जब गाड़ी धुलवाई है, सिर्फ एक बार करवाई, उसके बाद मैंने कभी नहीं करवाई है इस पर। और मैं अच्छी तरह प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, मे भी शायद वो भी रीज़न हो सकता है। बट ये गाड़ी हमेशा बाहर पार्क होती है, तो डायरेक्ट सनलाइट में जब भी खड़ी रही है गाड़ी, जो है 38,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें मेरे को क्या क्या समस्या आई हैं, ठीक है। सबसे पहली समस्या मेरे को उसमें क्या आई थी, गाड़ी जब मैंने ली थी ये गाड़ी, तो ये मेरा लक था या जो आप कुछ भी कह लीजिए, कि जब मैं गाड़ी को सर्विस कराने लेके गया ना, तो इस गाड़ी में एक शिकायत थी स्टार्टिंग से कि इस गाड़ी का ना सस्पेंशन बहुत स्टिफ है। ये रियली में है भी, लोगों को लगते भी हैं। तो मैंने सर्विस वालों को क्या कहा कि भैया एक बार इसका चेक करो, सस्पेंशन मेरे को उसके काफ़ी स्टिफ लग रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे 2017 में जब अगस्त में मैंने गाड़ी ली थी, तो उसके बाद एक नया मॉडल भी आने वाला था, फेसलिफ्ट, इसकी एक बात चली थी फेसलिफ्ट आएगा, और इन्होंने कुछ सस्पेंशन में कुछ वर्क किया है, कुछ ट्यूनिंग किया है कि वो थोड़ा हल्का सा सॉफ्टवेयर साइड पर गया है। तो मैंने उनको बोला कि आप इसके सस्पेंशन जो है ना वो चेक करो एक बार। तो जब उन्होंने ये गाड़ी को लिफ्ट किया, लिफ्ट पे लगाया, पहली सर्विस 1000 किलोमीटर के बाद इसमें था, मैंने जब चेकअप करने के लिए गया, तो आप यकीन नहीं मानोगे, वो मेरी किस्मत थी कि इन्होंने जब सस्पेंशन देखा पीछे वाला, तो वो सस्पेंशन आई डोंट नो वो राइट वाला था या लेफ्ट वाला था, पीछे की तरफ से वो लीक कर रहा था। जब वो लीक करा तो वो चीज़ वहीं पकड़ में आ गई, और मेरी किस्मत की बात है कि वहीं उन्होंने फिर वो उस सस्पेंशन को देख के उसको वहीं उसी टाइम पे रिप्लेस कर दिया। मैंने उनको बोला कि जब आपने ये सस्पेंशन चेंज किया है तो आप इसका लेफ़्ट वाला भी देखो। तो उन्होंने जब लेफ़्ट वाला भी देखा तो लेफ़्ट वाला ठीक था, तो उन्होंने बोला कि सर ठीक है, हम इसका दोनों ही रिप्लेस करवा देते हैं। तो ये मेरा वारंटी में स्टार्टिंग में रिप्लेस हो गया। अब आई डोंट नो वो इतना जल्दी 1000 किलोमीटर में लीक, ये क्या कहते हैं, लीक करने का रीज़न क्या था। मे बी वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या वट जो भी था, तो वो तभी उन्होंने चेंज किया। और मेरी अच्छी किस्मत है कि वो उस टाइम पर ही चीज़ पकड़ में आ गई। तो जो दूसरी कमी जो मेरे को इसमें, मतलब जो प्रॉब्लम मेरे को इस गाड़ी में आई ना, वो गाड़ी में मेरे को प्रॉब्लम ये आई थी दोस्तों, जब ये गाड़ी आई थिंक 20,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी थी, तो इसमें एक क्या मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई थी, वो ये हुई थी, जब भी मैं इस गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर लेके जाता था और 90 किलोमीटर पर आवर तक, मतलब 80 to 90 के बीच में जो उसका रेशो था स्पीड का, जैसे ही 80 क्रॉस करती थी ना, 80 टच करती और क्रॉस करती, इस गाड़ी में एक ना आगे से, फ्रंट से, कहीं से ना, इसमें मेरे को ये फील होता था कि इसमें वाइब्रेशन फील होती थी मेरे को। 80 जैसी क्रॉस किया तो गाड़ी की जब 80 से ऊपर जाएगी ना, तो इसमें वाइब्रेशन कहाँ से फील होती थी, वो वाइब्रेशन फील होती थी इसकी, मैं आपको बताता हूँ, कहीं अंडर जो इसकी चेसी है वहाँ से फील होती थी। और गाड़ी में आवाज़ मेरे को कहाँ से फील होती थी, पूरे केबिन में फील होती थी। वो होती थी ऐसे करके लाइक दिस।
तो वो बहुत एक इरिटेटिंग, शुरू में मेरे को पता नहीं लगा, मुझे लगा शायद कुछ फंस गया होगा, क्या होगा, वो निकलेगा, बट ये आवाज़ कंटिन्यू आवाज़ मेरे को फील होती थी। और ये फिर जब मैं कुछ टाइम चलाया, वैसे इतनी आपको सिटी में इतनी जगह ही नहीं होती कि आप उसमें वहाँ ले जाओ, बट दिल्ली एनसीआर में कुछ हाईवे वगैरह हैं जहाँ आप इसको लेके जा सकते हो उतनी स्पीड पर। और जैसे ही 90 क्रॉस करती है, 90 क्रॉस करने के बाद इसकी वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने को फील किया कि 80 to 90 के बीच में इसकी अंडर चेसी बॉडी में से इसकी अलग तरीके की वाइब्रेशन आती थी। तो वो इतना परेशान हुआ, मैंने कंप्लेंट करी। मैंने वहाँ पे मारुति सुजुकी के जो शोरूम में है और जो सर्विस जहाँ पे मैं कराता था वहाँ इसको दिखाया, उनके कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। इसकी बहुत कंप्लेंट वगैरह करी, कोई समझ नहीं आया। फिर नोएडा में नेक्सा सेंटर हुआ था, ठीक है, वहाँ मैंने उसको दिखाया। तो उन्होंने क्या किया, देखो ये एक प्रॉब्लम ऐसी थी जो अलग ही यूनिक तरीके की प्रॉब्लम आई थी, जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे जो सर्विस एडवाइज़र था उन्होंने मेरे को क्या रिकमेंड किया कि सर आप इसको चलाओ। पहले उन्होंने खुद ट्रायल किया, एक बार मैंने उनको चला के बिठाया, चला के दिखाया, उनको समझ नहीं आया। फिर जब मैं उनको लॉन्ग ड्राइव पे थोड़ा सा लेके गया ना, तब उनको रेल में वो पीछे बंदा बैठा, उसने तब फील किया कि नहीं, हाँ सर आप आगे नहीं, आप पीछे भी वाइब्रेशन है। तो उसने खुद ने फील किया कि नहीं, इसमें पीछे भी वाइब्रेशन आ रही थी जब वो सीट पर पीछे बैठा था। तो उस बंदे ने क्या काम किया, उसने कहा कि सर अभी हम इसको कुछ नहीं करते हैं, इसमें पहले आप टायर चेंज करके उन्होंने क्या किया, जो उसके जो मारुति की जो गाड़ी आती है सियाज, उसमें भी सेम प्रोफाइल टायर आते हैं। उन्होंने चारों टायर चेंज किया। और आई थिंक ब्रिज स्टोन के जिसमें अपोलो आते हैं, उन्होंने कहा क्या पता टायर की कुछ प्रॉब्लम हो, उस वजह से आ रही हो, मैं भी शायद हो सकता होगा उनका टायर यूज़ करने का और आइडेंटिफाई करने का तरीका हो। तो उन्होंने चारों टायर चेंज किए। चारों टायर चेंज करने के बाद वो फिर ड्राइव पे लगे। तो उसका जो कंफर्ट था ना, वो टायर का कंफर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन वो प्रॉब्लम जैसी 80 क्रॉस की, वो प्रॉब्लम स्टिल उसके अंदर परसिस्ट की। मतलब वो प्रॉब्लम उसमें तभी भी शो कर रहा था, इसका मतलब टायर का फॉल्ट उसके अंदर नहीं था। तो जैसे ही वो 80 क्रॉस कर रहा था, 80 क्रॉस करने के ऊपर जाते ही वो वाइब्रेशन जो है वो चेसी में से वो प्रॉब्लम दोबारा से फील हो रही थी। तो वो जो साथ में बंदा गया था वो कह रहा कि नहीं सर, वो मतलब मेरे को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि नहीं सर प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉर्ट आउट हो रही है, इतनी उससे ज़्यादा उससे कम है, लेकिन प्रॉब्लम अभी कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, वो प्रॉब्लम उतनी ही है। फिर वो जाके उसने एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, वो दोबारा गया, जिसने ये मेरे को रिकमेंड किया था कि आप टायर चेंज करो। फिर वो साथ में बैठ के दोबारा गया। फिर उन्होंने क्या किया, सर हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई होगी है, टायर की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो उन्होंने क्या काम किया, जो इसकी अंडर बॉडी जितने भी जो उसके नट बोल्ट्स हैं वो सारे अनटाइट किए, लूज़ किए। और एक इनका ना पर्टिकुलर एक पता होता है कि इतने टॉर्क के ऊपर ही ये सारा का सारा जो इनके नट बोल्ट्स होते हैं, जो बॉडी जो होती है, चेसी होती है, वो टाइट होती है फ्रेम पे, जो पूरा फ्रेम होता है वो पूरी की पूरी उन्होंने उस पर्टिकुलर टॉर्क के ऊपर सारे बोल्ट जो है अनटाइटन करके फिर उन्होंने टाइट किया उस पर्टिकुलर टॉर्क के ऊपर। फिर जब वो उन्होंने फिर मैं टेस्ट ड्राइव लेके गया, वो टॉर्क के ऊपर सेट करने के बाद वो प्रॉब्लम फिर सॉर्ट आउट होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ही है, किसी पर्टिकुलर कोई ऐसा 2-3 बोल्ट कहीं कुछ था जो लूजन थे। अब वो तब से लेके अब तक ये 2 साल हो गए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम एक उस टाइम पर प्रॉब्लम थी, ये सॉर्ट आउट हो गई है। अब आई डोंट नो क्या रीज़न रहा था, बट ये मेरे को प्रॉब्लम फेस हुआ, ठीक है। तो चलो ये तो प्रॉब्लम बात हो गई कि मेरे को इसमें क्या फ़ील हुआ, क्या फ़ील नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। सॉरी वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि क्या है 4 साल का इस ओनरशिप एक्सपीरियंस है, और मैं कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मतलब छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ रह जाए, क्योंकि क्या पता कौन सा पॉइंट आपको हेल्पफुल लगे, कौन सा आपको दिमाग में क्लिक करे कि नहीं ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मैंने पूरा एक पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उसका नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट में सबसे बड़ा जो उसका पॉइंट है वो आप भी जानते हैं, वो है गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की रियली में बहुत पुअर है। आई डोंट लाइक द क्वालिटी। मैं इसका ऑनर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी तारीफ़ करूँगा कि नहीं बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। ये शुरू में मेरे को लगता था ठीक है, बट धीरे धीरे जब मैंने इसको खुद फील किया, रियलाइज़ किया, मेरे को उसका बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल कुछ खास नहीं लगा। अब खुद आप देखो ना, छोटे मोटे डेंट तो उसमें ऐसे आ रहे हैं, कहीं कहीं से जो इसके ये हैं ये हल्के हल्के लूज़ हो रहे हैं, ठीक है। पेंट क्वालिटी कुछ खास नहीं है, गंदे हैं, स्क्रैचेस वगैरह, अनवांटेड स्क्रैचेस, कोई अगर कंकड़ भी उठ के आ रहा है वो भी इस पर अपने आप पड़ जाता है और डेंट शो कर देता है, ठीक है। दूसरा इसका जो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा, वो इसका नेगेटिव पॉइंट है इसका रियर सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल थर्ड क्लास है किसी भी अच्छे। तीसरा पॉइंट जो है इसमें, वो मेरे को लगता है इसका रैटलिंग नॉइज़। जब आप गाड़ी चलाओगे, इस गाड़ी में इतनी रैटलिंग नॉइज़ आती है, चाहे आगे से पता नहीं कहाँ से डोर में से आती है, साइड में से, जो इस गाड़ी में इतनी रैटलिंग नॉइज़ आती है, इसकी हर डोर में से, इसके इवन शुरू में
मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में से भी मेरे को इसकी रेटलिंग नॉइस आती थी। वो कहीं वहाँ से फ्रंट में से आती थी, कभी यहाँ से आती थी, फिर डोर में से आने लग गई, मतलब कहीं कहीं से आती थी। वो धीरे धीरे कुछ नॉइस आती जो समय के साथ अपने आप गायब होगी, कुछ एक नई रेटलिंग नॉइस आती थी, वो बहुत इरिटेटिंग होती है। ये इसकी सीरियसली ये इसके इंटीरियर की भी क्वालिटी जो है वो शो करता है, ठीक है। चौथा आपका विजिबिलिटी। देखो गाड़ी की मेरे हिसाब से एज अ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे लिए विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि गाड़ी का विजिबिलिटी का इशू उन लोगों को आएगा जैसे घर में आपके कोई लेडीज़ हैं, सिस्टर्स हैं, ठीक है। वो अगर गाड़ी चलाएंगे तो इस गाड़ी की जो सिटिंग है ना वो थोड़ी सी नीचे है। और अब आप ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो जब आप गाड़ी में बैठते हो, यहाँ पे ये आप गाड़ी में बैठे, देखो जब आप गाड़ी में बैठते हो ना तो आपका ये पोजीशन रहता है। ये सीट थोड़ी मेरी ऊंची है, तो आप क्या करोगे, आप देखो ये देखो यहाँ से देखो, तो आप ऐसे झाँक के नहीं दे सकते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसका ये ना एक जो इसका विंडो एरिया है थोड़ा सा कम है एज कम। ये जो उसका फ्रंट है चलो ठीक है, नो डाउट ये थोड़ा सा इसका बड़ा बिगर है, लेकिन इसके आप ये देखो, ये जो विंडो है ना ये फ्रंट की होगी या पीछे की होगी, और आप पीछे बैक साइड में ही देखो जो इसका रियर का जो उसका जो मिरर है ना वो भी सीरियसली छोटा है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसमें मिरर में भी देखोगे, तब भी आपको लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। अब मे बी ये शायद मेरे को लग रहा है, बट ऐसे मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई लेडीज़ वगैरह गाड़ी को ड्राइव करें उनको शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये शीशे या मिरर वगैरह इस हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसको लुक्स देने के लिए। तो ये एक मेरा अपना पर्सनल एक मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको बता रहा हूँ। फिर मेरे को इसमें लगा इसका एक तो बॉडी का जो इसका जो ये है ना गाड़ी का जो वेट है वो बहुत ही लाइट वेट है। लाइट वेट एक अच्छी बात है, चलो इसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव्ड होती है। जैसे ये बोलते हैं इसका जो मारुति वालों ने जो उसका चेंज किया है, हार्टेक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जो है अभी वो इनकी बनाई जाती है सारी, थोड़ी सी वो लाइट वेट है। और स्टील क्वालिटी जो है वो काफ़ी थोड़ा सा एक हाई क्वालिटी का यूज़ करता है, तो जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इनका जो है वो मजबूत है। बट लेकिन से फिर आपका आता है इसका एनवीएच लेवल जो है ना थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए था, जो इस हिसाब से जो ये नेक्सा प्लेटफॉर्म पे बिक रही है और एज अ प्रीमियम कार के नाम से बिक रही है, तो थोड़ा सा एनवीएच लेवल इसका इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो साउंड है वो थोड़ा अनवांटेड साउंड आती है इसकी, राइट। और फिर इसका मेरे को लगा इसकी जो डोर है ना, डोर सीरियसली बहुत ही हल्की क्वालिटी का है। डोर क्या पूरा का पूरा ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो हल्की क्वालिटी का है। जब आप गाड़ी को उसमें बंद करोगे ना, देखो गाड़ी का दरवाज़ा खोला बंद किया, हल्की साउंड बिल्कुल, ठीक है। ये देखो ये आप खोलोगे, पीछे वाले में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होता है कि ये थोड़ा मजबूत क्वालिटी का है। देखो कितना लाइट, ये देखो ये देखो ये देखो कितना हल्का, ये देखो ये देखो। ये सीरियसली बहुत ये इशू है इस गाड़ी में, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आप इस गाड़ी को बंद करोगे। फिर मेरे को क्या लगता है, एक तो इसका वो इंटीरियर पार्ट है, इसका जो स्टीरियो है ना, इसके स्टीरियो में जो उसका ब्लूटूथ है, ये देखो जो उसका ब्लूटूथ है, जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, मेरी जो फ़ोन है वो मेरा फ़ोन है जो पेयर्ड है इसके साथ, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो ब्लूटूथ ऑफ है और गाड़ी स्टार्ट हो गई, जब मैं गाड़ी को ब्लूटूथ ऑन करता हूँ ना, इसका अपने फ़ोन का जो ब्लूटूथ है ऑन करता हूँ, तब ऑन करने के बाद गाड़ी जब ऑन होती है तो ये ब्लूटूथ इसका पकड़ता ही नहीं है। मेरे को क्या करना पड़ता है, सर्च करूँगा तब भी नहीं करेगा, गाड़ी को ऑफ करूँगा फिर ऑन करूँगा, तब जाके इसका ब्लूटूथ पेयरिंग में आएगा, तब चलेगा। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको कोई नया ब्लूटूथ पेयर करना है ना, नया ब्लूटूथ पेयर करने में इतनी मुसीबत ये करता है, तो सीरियसली आपको मतलब पसीने दिला देगा। ये मेरे साथ स्टीरियो के साथ प्रॉब्लम है, ये सबके साथ है, आई डोंट नो, बट मेरे वाले के साथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये है। पहले पुराने को उसको रिमूव करो फिर नए वाले को ऐड ऑन करो, ये मेरे को इसमें प्रॉब्लम इसी आती है, ठीक है। तो ये इसका एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा था इसके स्टीरियो सिस्टम के साथ में। तो दोस्तों ये तो थे गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स, जो मेरे को लगा मैंने आपके साथ सारे शेयर किए। अब गाड़ी के मैं आपको बताता हूँ कि इसके प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी का क्या है, इसका जो है इसका लुक्स एंड डिज़ाइन। भाई गाड़ी का लुक्स आप देखो, अभी भी ये 2017 का पहले जनरेशन का मॉडल है, ये अभी भी नहीं लगता है कि कहीं से भी किसी भी एंगल से ये जो मॉडल है ये आउटडेटेड लगता है, ठीक है। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट गाड़ी का सीरियसली लुक्स मेरे हिसाब से तो बहुत बेटर है अभी भी। देखो चारों तरफ से लुक सब्जेक्टिव मैटर है, बट गाड़ी के लुक्स नो डाउट बहुत प्रीमियम है, बहुत ही बेटर क्वालिटी के डिज़ाइन किए हैं मारुति टीम। दूसरा पॉइंट है इस गाड़ी का इंजन। देखो ये 4 साल चलने के बाद इंजन की ये हालत है, बस जब सर्विस हुई थी तभी साफ़ हुआ था, इंजन एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ये इंजन वर्ल्ड क्लास इंजन माना हुआ इंजन है मारुति का,
और ये इतना साइलेंट इंजन है, इतना बेहतरीन इंजन है। आई थिंक ये 83 bhp निकालता है और 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सिटी पर्पज़ के लिए मोर देन सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी चलाने में, बिल्कुल बेहतरीन इंजन है। इतना ज़्यादा आपका साइलेंट इंजन है, इतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, इतना पावरफुल इंजन है। और ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, कोई इसमें टर्बो बूस्ट वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ये नेचुरल इंजन है, इसमें कुछ भी टर्बो वगैरह एड ऑन वगैरह नहीं किया है, ठीक है। तो ये इसका जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। और इसका एक नेगेटिव मैं आपको ये बताना भूल गया था कि इसमें आई थिंक 3.5 साल होने के बाद इसकी जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने इसके अंदर नई गाड़ी जो है वो रिप्लेस कराई है मैंने एमरॉन की, ठीक है। सॉरी टू दिस, मैं उस टाइम पे भूल गया था आपको बताना। वो जो इसकी बैटरी आती थी जो कंपनी फिटेड थी वो थी पैनासोनिक की, और ये मैंने भी डलाई है एमरॉन की। तो ये आई थिंक 3.5 साल के करीब चली है, और 3.5 साल में बैटरी की जो थी वो लाइफ पूरी ख़त्म, वो बिल्कुल डेड हो गई थी। तीसरा पॉइंट है इस गाड़ी का AC। भाई सीरियसली गाड़ी का AC अब तक देखो 4 साल हो गए, कोई रिपेयरिंग सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है, भगवान की दुआ से बिल्कुल बेहतरीन मस्त चल रहा है। और इस गाड़ी में देखो पीछे जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इस गाड़ी में पीछे रियर AC वेंट नहीं है। इसके बावजूद अगर आप बैठ के यहाँ पीछे बैठोगे ना, ये गाड़ी पूरा चिल्ड कर देता है। और मेरी जो आदत है ना, मैं गाड़ी का AC जो होता है ना हमेशा जो होता है वो 26 और ब्लोवर की स्पीड 1 मैक्सिमम, कभी कभी जरूरत पड़ती है सिटी के अंदर अगर 2 पे, वैसे मैं कभी भी इसको 2 पे रखता हूँ, मैं 1 पे ही गाड़ी को हमेशा ड्राइव करता हूँ। 1 ब्लोवर स्पीड और 26 डिग्री टेम्परेचर इसका मेंटेन रहता है गाड़ी का। और पूरा AC मस्त आगे बैठ के मैं चलाता हूँ, बिल्कुल मस्त होता है, बहुत ही बढ़िया इसका इफेक्टिव AC है, जिसको बोलते हैं ना इफेक्टिव AC, वो इस गाड़ी का है। चौथा आपको बताऊँ, इस गाड़ी का जो इनिशियल पिकअप है ना, इनिशियल पिकअप इस गाड़ी का A1 एक नंबर रिस्पॉन्स है। अगर आप गाड़ी को शुरू में आपको निकालना है, बूस्ट करके जूम करके निकालना है, तो ये गाड़ी आपकी जो है पिकअप इतना बढ़िया देगा आपको, ये आपको मतलब ये फील नहीं होगा कि गाड़ी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग है। सेकंड गियर में जब आप थोड़ा स्पीड पे जो उसके हाई RPM पे जाते हो ना, वहाँ शायद थोड़ा फील होता है, लेकिन थर्ड गियर में आते ही ये 100+ गाड़ी खींच देती है, और बहुत ही ज़बरदस्त इस गाड़ी का पिकअप है, ठीक है। पाँचवा आता है आपका स्टीयरिंग व्हील, मैं आपको दिखाता हूँ। पाँचवा मैं आपको बता रहा था इसका स्टीयरिंग व्हील। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो इतना लाइट है सिटी पर्पस के लिए, जब आप इसको चलाएंगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, इतना ज़्यादा ये स्टीयरिंग जो है मैनेवरेबल है, आराम से पूरा आप गाड़ी को आराम से कट कर सकते हो, वो आपका चलाने का तरीका है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मे बी हाईवे पे इसका रिस्पॉन्स अलग होगा, बट मेनली ये सिटी में अगर आप चलाओगे इस गाड़ी को बहुत ही मक्खन है, एक हाथ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इवन 1 हैंड से, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। जो बताता हूँ इसका जो नेक्स्ट प्लस पॉइंट है वो है इसका फ्रंट सीट का जो कंफर्ट है। फ्रंट सीट जो कंफर्ट है ना, इतना बेहतरीन कंफर्ट है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी जब आप इसके अंदर बैठोगे। और जब आप इस पर कॉर्नरिंग वगैरह करोगे ना सिटी में या हाईवे पे भी अगर आप कॉर्नर वगैरह करोगे, तो ये देखो ये जो है ना इसका, ये इतना अच्छी क्वालिटी का इन्होंने बनाया है, ये इतनी बेहतरीन बनाया है इस गाड़ी का। जो सीट कंफर्ट है A1, मतलब कोई दिक्कत परेशानी आएगी। पीछे वाले का मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पीछे मैंने पर्सनली बैठ के फील नहीं किया कि क्या उसका कंफर्ट है क्या नहीं है पीछे जो उसका सीट है, बट फ्रंट के जो सीट है दोनों A1 कंफर्टेबल कार है। ये इसमें सबसे बेहतरीन जो इस सेगमेंट में कार में जो कंफर्ट देती है वो बलेनो का ही देती है। फिर जो इसका 7वें नंबर पे मैं आपको बताता हूँ वो है इसका केबिन स्पेस। केबिन स्पेस नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोल के, ये आप देखो इस गाड़ी का जो व्हील बेस है, कितना बड़ा व्हील बेस है। इतना बड़ा व्हील बेस होने के कारण इस गाड़ी का जो अंदर केबिन स्पेस निकल के आया है वो ज़बरदस्त है। मेरी हाइट जो है वो 5'10" है, मैं पीछे बैठता हूँ ना, पीछे बैठने के बाद भी इतनी ज़्यादा स्पेस बचती है इस गाड़ी में। इस देखो ये जो गाड़ी है ना, ये जो सीट है ये मैंने पूरी पीछे की हुई है, पूरी पीछे करने के बाद भी देखो ये कितना स्पेस बचा हुआ है। 5'10" मेरी हाइट है, तब भी मैं आराम से कंफर्टेबली बैठता हूँ। और ये देखो मेरा हाथ पूरा भी वहाँ तक नहीं जा रहा है, तो 3 बंदे तो आराम से बैठ के आप जा सकते हैं यहाँ पे। ये सबसे बड़ा इस गाड़ी का मेरे को जो है प्लस पॉइंट लगा है, इसका केबिन स्पेस बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये गाड़ी का बूट स्पेस है, इतना ज़बरदस्त बूट स्पेस है इस गाड़ी का, कितना सारा सामान रख लो आपको फिर भी ये नहीं लगेगा कि सामान की कमी है। मैं पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे गया था, इवन हमारे पूरे फुल लगेज जिसका बैग मैंने कैरी किया था, फिर भी ये लेकिन ये ज़रूरत पड़ गई थी, पार्सल ट्रेन है, ये निकालने की जरूरत पड़ी थी, और सामान ऊपर तक फुल्ली लोडेड हो गया था, और गाड़ी के सस्पेंशन तब भी नहीं दबे थे। ये स्टिफ सस्पेंशन होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वहाँ मेरे को लगा था कि जो सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं ना वो दब जाते हैं, लेकिन स्टिफ सस्पेंशन होने के कारण वो गाड़ी जो है वो मेनटेन रही थी।
कई बार आपने देखा होगा जब गाड़ी फुल लोड पे चलती है ना, तो पीछे जो सस्पेंशन होता है ना, गाड़ी पीछे से बैठ जाती है। ये वहाँ पे आके मेरे को प्लस पॉइंट लगा था कि अगर आपकी गाड़ी फुल लोड पे अगर गाड़ी चल रही है ना, बिल्कुल चिपक के चलेगी, कहीं भी हल्का कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि झूले खा के गाड़ी जा रही है। ये स्टिफ सस्पेंशन का प्लस पॉइंट है। फिर मैं आपको बताता हूँ इसका 9th नंबर पे इसका जो स्टीरियो, भाई स्टीरियो की जो इसकी क्वालिटी है डिसेंट है, ये नहीं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत बेहतरीन है। मेरा जीटा मॉडल है, तो इसके अंदर फ्रंट के दोनों डोर में और पीछे ये डोर में ये इनबिल्ट स्पीकर इसके अंदर आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब आगे पीछे मिला के 4 स्पीकर हो गए और 2 इसके ये हो गए ट्विटर। ये देखिए ये डोर पे इन्होंने ट्विटर दिए है, फ्रंट लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे, ठीक है। इसकी मैं अलग से एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या इसके पॉजिटिव है क्या इसके नेगेटिव पॉइंट है। बट जो इनका कंपनी फिटेड आया है, अगर आप इसको हाफ वॉल्यूम में चलाएंगे, इसकी जो कैपेसिटी है हाफ कैपेसिटी पे चलाएंगे, नॉर्मल यूजेस के लिए मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। रियर वाइपर, डिफॉगर प्लस आपका वाशर का जो इन्होंने यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे आता है, यहाँ से पानी निकलता है, आप इसको वॉश कीजिए। ये आपका वाइपर हो गया, रियर वाइपर, और ये डिफॉगर। ये डिफॉगर आपका सर्दियों में ख़ास तौर से जब फॉग जमता है ना, इतना ज़्यादा यूज़फुल होता है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर इसकी एक बार आदत लग गई यूज़ करने की, आप नॉर्मल गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो आपका आता है इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रीमियम लेवल का है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो इसका सबसे प्लस पॉइंट मेरे को लगा एक तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। फिर इसका आता है आपका एवरेज, सबसे जो इसका जो यूएसपी है मारुति की गाड़ी की, वो है इसका एवरेज सिटी में जो मेरा पर्सनल है, कम से कम गिरे से गिरा भी ना ये 18 से 19 मैक्स ये निकालती है सिटी के अंदर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। और हाईवे पे मैं इसको लेके गया हूँ 24 तक इसने माइलेज मेरे को निकाल के दिया है, लेकिन उसमें कंडीशन है हाईवे पे मैं 80 से ऊपर नहीं लेके जाता, 90 मैक्सिमम, 90 बहुत रेयरली, 90 से ऊपर तो मैं आज तक लेके ही नहीं गया हूँ। हाँ, वंस इन अ व्हाइल चलाने के लेके गया हूँ कि क्या स्पीड है, 140 तक लेके गया हूँ, बट 80 to 90 मेरी जो है वो मेरी स्पीड मेंटेन हो चुकी है, मैं उससे ऊपर कभी भी लेके नहीं जाता। तो इस स्पीड पर अगर आप गाड़ी चलाओगे आपका एवरेज कहीं नहीं जाता है, बहुत ही बढ़िया आपका एवरेज मेंटेन करके चलती है गाड़ी, ठीक है। फिर आपका आता है इसका, आप ये देखो 16 इंचज़ के इसके टायर। ये जो 16 इंचज़ की जो इसके टायर है ना, वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करते हैं। ये इसमें जो आए हैं कंपनी के लग के, ये आए हैं अपोलो के। यहाँ पे लिखा हुआ है 195/55 R16, 195 इसकी चौड़ाई, 55 इसकी जो है ये इसकी हाइट, और R16 का इसका जो है डायमीटर। तो ये जो है इसका सबसे प्लस पॉइंट है, और इतनी बढ़िया राइड कंफर्ट ये प्रोवाइड करते हैं ये टायर 16 इंचज़ के, बहुत ज़बरदस्त। फिर आपका इसमें एक मेरे को लगा, ये आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे को लगा वो है इस गाड़ी का गियर बॉक्स। इस गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो इतना काबिल तारीफ़ डिज़ाइन किया है, इतना ज़्यादा बटर स्मूथ है। देखो एक उंगली से मैं इसको कर रहा हूँ, ये करना नहीं चाहिए खड़ी गाड़ी में, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो कितना ज़्यादा, एक खाली ए कितना मलाई, ये देखो बहुत 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 ज़्यादा बटर स्मूथ इसका जो गियर जो है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 4 साल हो गए इस गाड़ी को चलाते हुए, गाड़ी के गियर बॉक्स में कोई इशू नहीं आया है। जैसा फर्स्ट टाइम कंपनी से निकाला था, शोरूम से निकाला था, वही इसकी जो क्वालिटी है आज तक मेंटेन है, इतना बटर स्मूथ आज तक वही मेंटेन है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा आपको। मतलब आप उंगली से, आप ऐसे उंगली से चेयर करोगे, उंगली से आप इसको जो गियर को है वो चेंज करोगे। इसकी सेपरेट वीडियो में अलग से आपको बना के दिखाऊंगा, ये एक मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। फिर इसका जो आता है वो मेरे को लगा इसका जो क्लच है, क्लच इतना ज़्यादा लाइट है इस गाड़ी का। मतलब क्लच में लोग कहते हैं कि गाड़ी चलती रहती है ना, तो चलने के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे क्लच की जो क्षमता है वो थोड़ा थोड़ा हार्ड होने लग जाता है। बट मेरी गाड़ी के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। गाड़ी का जो क्लच है, गाड़ी का जो गियर है, फर्स्ट टाइम शोरूम से जैसा निकलवाया था सेम अब तक वैसा ही मेंटेन है, कुछ भी काम वगैरह नहीं करा है, बिल्कुल जो का तू है। वो चलाने का डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे भी चला रहे हो, वो भी तरीका होता है। लेकिन गाड़ी का नो डाउट एक नंबर क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे को इसका जो है वो फीडबैक लगा है। तो दोस्तों ये गाड़ी के कुछ प्लस पॉइंट्स थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे। 4 साल में गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, 4 साल में मेरे को क्या इश्यू आए, क्या दिक्कत परेशानी आई है, तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।